हम यहाँ शीतल अग्रवाल जी के साथ बैठे हैं। आप आगरा की जानी मानी हस्ती हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम जानना चाहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं और आपका क्या कार्यक्रम रहता है, क्या सामाजिक कार्य करती हैं। तो मैम ये बताइएगा, आपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, आज आगरा में आपका नाम है, आपने क्या क्या संघर्ष में किया, जीवन कैसे आपने बिताया और आज इस स्थिति में इस स्टेज पर है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर, पहली बात तो मैं आपको अपना सादा प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे संघर्ष की कह लीजिए मैं जब मध्य में थी तब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी आज से 14 साल पहले, और मुझे मेरी समस्याओं को देखते हुए लाइफ में पहला ब्रेक देने वाले आगरा के अंदर आती थी। तो मैं बार बार जब तक जीवित हूँ, जब इस तरह से आज आप एक समाचार चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मैं कहती हूँ कि शायद श्री गिरिराज महाराज और लाडली जी सरकार का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि शायद मुझे ये दिन देखने को मिले हैं जो आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि एक टाइम में आप मेरे बॉस हुआ करते थे। और अभी ये सब टीवी पर बोलने का नहीं है इतनी सारी बातें, लेकिन मैं आपको बार बार प्रणाम, क्योंकि आपने उस वक्त मेरी बड़ी सहायता की थी। शुक्रिया। और सर, एक्चुअली क्या है कि अगर हम बात करते हैं संघर्ष की, तो मैं नहीं समझती कि भारतीय समाज में, उत्तर प्रदेश के राज्य में, यदि आप किसी महिला की बात करते हैं कि वो उठकर बाहर आती है तो शायद वो क्लीन चिट चली आई जी। जाने कितनी महिलाएं हैं किसी ना किसी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर क्षेत्र में संघर्ष करती हैं। वो बात अलग है कि पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं को संघर्ष का सामना ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, है ये चीज की संघर्ष मेरे जीवन में भी था, अब वक्त है गया, कब तक उसको। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे ये कहा जाता है महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, हम सपोर्ट करें, सरकारें भी सपोर्ट करती हैं महिलाओं के, और समाज में भी हर व्यक्ति यही कहता है कि हम महिलाओं को सपोर्ट करें। तो प्रैक्टिकली क्या ये सच है, आपको लगता है ऐसा? सर बिल्कुल, देखिए मैं एक बात कहूँ, हर जगह ना जैसे ईश्वर ने कहा है दिन है तो रात है, रात है तो दिन, फूल है तो कांटे हैं, उजाला है तो अंधेरा है। इसी तरीके से समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना बन गई है। ऐसा नहीं है, आज मैं देखती हूँ पुरुषों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आ गया जी। पहले जो एक आडंबरी क्या 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 डिफरेंस आप देखते हैं? डिफरेंस ये आ गया कि कहीं ना कहीं हृदय में जो कोमलता है, महिलाओं को प्रति जो सम्मान की भावना, इसे आप एक डर भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े दंड का प्रावधान प्रारंभ हो गया है। आप वो संवैधानिक दंड की बात ना करके सामाजिक बहिष्कार की बात करें, समाज से भी कहीं ना कहीं पुरुष एक डरने लग गया है। तो देखिए उसके अंदर महिलाओं के प्रति स्वतः ही सम्मान की, एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन से भी महिलाओं का पहले लड़के और लड़कियों को अलग शिक्षा दी जाती थी, लड़कियों को तो कमी शिक्षा दी जाती थी, तो लड़के सम्मान नहीं करते थे महिलाओं का इतना। मगर कोएड में पढ़ने के बाद आज लड़के समझते हैं तो समकक्षी हैं, बराबर हमारे अधिकार रखते हैं, बराबर हमारे दिमाग रखते हैं। तो पुरुषों के अंदर बहुत बड़ा, जो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे समाज के अंदर, हृदय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं वो भी महिलाओं को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, राष्ट्र तो कर ही रहा है, लेकिन जो वास्तविक सपोर्ट के अधिकारी हैं वो महिलाएं तो पीछे हो रही हैं। बट इस अनावश्यक सपोर्ट को लेकर जो महिलाएं बढ़ रही, मतलब मैं तो कहूँगी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आप कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जो सामाजिक सेवा कार्य करते हैं संस्थाएं, और आपका बड़ा नाम है, प्रतिष्ठित आप हस्ती हैं आगरा की। तो वो संस्थाएं कौन कौन सी है जिनका आपको समर्थन मिलता है और जो आपको सहयोग करते क्या हमारी संस्था के लिए कार्य करें? सर, पहली बात तो मैं बताऊं आपको कि एक संस्था का नाम बताना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त यदि आप मेरे सोशल नेटवर्किंग पे जाएंगे, क्योंकि मैं एक का तो नाम नहीं ले पाऊंगी। अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स करके, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, जो आपके यूनिसेफ वगैरह से संबद्ध है। उनके आधार पर मुझे मानद उपाधि डॉक्टरेट की भी मिली हुई है। तो एक बड़ी संस्थाओं में अगर मैं कहूँगी बहुत बड़े लेवल की संस्था, तो उससे हूँ। बाकी के आगरा की लगभग, और खुद मैं बताऊंगी कि उनकी संस्थाओं से तो जुड़ी हुई आगरा की जानी मानी, मेरी अपनी खुद की एनजीओ रन करती है, वरदान वेलफेयर सोसाइटी। मैं थोड़ा सा अपना बता दूं, 2012 में जब मैं पहली बार प्रिंसिपल बनी थी एक प्रतिष्ठित विद्यालय बल्केश्वर के, उसमें तब मैं गर्ल्स सेंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य थी। और जब मैं गर्ल्स सेंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य लड़कियों की एक समस्या देखी, हर तीसरे दिन बाद हर लड़की को मैडम 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैडम 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मैडम इसको फीवर आ रहा है, या मैडम ये अभी कुछ करेगी नहीं, या मैडम वो जाएगी नहीं, मैडम मम्मी एग्जाम देने के लिए मना कर रही हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें
तो एक बार हमारी मुझे याद है बबली करके सफाई कर्मचारी, सफाई सहायिका हुआ करती थी, वो टॉयलेट साफ करती थी। लास्ट में बीइंग अ प्रिंसिपल में पूरा राउंड मतलब लगाती थी। तो जो ढकेल जो होती है, जो यूजलेस गार्मेंट्स जो लेकर जाती है बाथरूम से, तो देखा मेरे रोंगटे खुल गए कि 2012 चल रहा है, लड़कियां एक्टिवा चला रही हैं, मोबाइल चला रही है, ड्रेसेस पहन रही हैं और इस्तेमाल कर रही है चिथड़ी, गुदड़ी, टाट, जो घर की यूजलेस चीज होते हैं। यानी कि मासिक धर्म में जागरूक होने का बहुत ज्यादा, लड़कियों को स्वच्छता, सफाई, इस पे तो एक फिल्म भी बनी थी। लेकिन सर मेरे पास कुछ जाने माने लोग ही हैं जो इस बात के गवाह हैं कि 2012 से वहाँ पे बहादुरपुर, मनोहरपुर लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ जाके गांव में, बस्तियों में महिलाओं को जागरूक करने का काम किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा संवेदनशील मैटर था। तो मैं खुलकर नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मैं आपके सामने बोल रही हूँ। पहले तो ये था ये बोलना इसलिए कि हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, कोई महिलाओं की प्राथमिकता क्या है, आवश्यकताएं क्या है, और हमें उस तरफ कौन ध्यान देगा। मैं अब आपके सामने बोल रही हूँ, यदि यही सवाल है, यदि उस टाइम पे आप मुझसे पूछते तो मैं आपको नहीं बोल पाती कि सर मासिक धर्म पे काम कर रही हूँ, महिलाओं को साफ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का मैं काम कर रही हूँ। कुछ जाने वाले देखिए, इस पे तो हमारी केंद्रीय सरकार ने भी बड़ा ध्यान दिया है सर, उसके बाद से एकदम जागरूकता फैली है जी। और तब से मेरा काम ये भी देखिए, धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ी तो आप जैसे और मेरे जीवन में लोग जुड़े, जिन्होंने कहा अखबारों में देना चालू करो, सोशल मीडिया पे डालना चालू करो। तब 2018 से लगभग मैं इस काम को लगातार कर रही हूँ। उसके बाद और आगे कारवां बढ़ता चला गया, मैं काम करती चली गई बिना किसी नाम के। बस शीतल अग्रवाल समाज सेवी महिलाओं के मासिक धर्म पर साफ स्वच्छता का कार्य करती है। आप आगरा में मेरा एक अच्छा इस चीज को लेके काम पे होड़ है अभी भी। उसके बाद बहुत बड़े बड़े मुझे अवेयरनेस के पुरस्कार भी मिले। नगर जो निगम के जो मेयर साहब थे उन्होंने भी सम्मानित किया, बहुत सारे मुझे अवार्ड्स और सम्मान मिले इस चीज को लेकर। लेकिन फिर लोगों ने जब जैसे आगे बढ़ता चला गया तो नाम की जरूरत पड़ी, तब मुझे लगा मेरे को एक एनजीओ डालनी चाहिए, करनी चाहिए, तो वरदान वेलफेयर सोसाइटी। उसके बाद जब कोरोना आ गया तो प्रोटोकॉल लग गया मेरे ऊपर कि भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, और मैं महिलाओं की भीड़ इकट्ठी करके महिलाओं को समझाने का, काउंसलिंग करने का काम करा करती थी। उसके बाद जब कोरोना आ गया, बैठे घर में दिमाग लड़ाया, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक ज्वलन समस्या, एक ज्वलंत मुद्दा जो मैं भी समाज में देख रही हूँ, वो देख रही युवाओं में भटकाव। हमारे जो समाज के युवा एक भटकावन की दिशा की तरफ है। आप देखिए धीरे धीरे एक ये बहुत बड़ा स्केल होता जा रहा है समाज में कि बच्चे को ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है, हमें करना क्या है। माता पिता को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, भाई बहन से बनती नहीं है, दोस्ती यारी में पट रही है तो इतनी पट रही है पूछो मत, नहीं तो दुश्मनी हो जाती है, तो मर्डर तक हो जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये युवाओं में जो भटकाव आप देख रहे हैं, तो क्या कहीं इंटरनेट, मोबाइल ये कारण हो सकता है? क्योंकि हम देखिए अभी जो कोरोना लगा था उसमें एजुकेशन वर्क फ्रॉम होम चल रही थी बच्चों की, और उस समय बड़ा एसेंशियल हो। इससे पहले पेरेंट्स जो है मोबाइल देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उनकी मजबूरी हो गई कि उन्हें बच्चों को मोबाइल देना है। तो क्या ये कारण हो सकता है? सर देखिए, मैं भी खुद एक माँ हूँ और लेक्चरर और कह लीजिए प्रिंसिपल रही हूँ, बच्चों में मेरा हमेशा काम रहा है। मैं एक बात को ये मानूंगी कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हमेशा जो नेगेटिव चीज होती है उसकी तरफ ही वो अग्रसर हो जाता है। मोबाइल क्यों खराब है मैं ये नहीं समझ पाई। मोबाइल को तो मैं एक टीचर मानती हूँ। आज आपको किसी विषय में जानकारी लेनी है, जरूरत नहीं किताबें सर्च करो, लाइब्रेरी जाओ कि उसका नंबर लगाओ कि अरे मोबाइल खोलो ना। आपको दुनिया की कोई चीज की जानकारी चाहिए, मोबाइल खोलो ना। आपके आगे कोई समस्या है, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको पर्टिकुलर राइटर की, आपको ऑथर का अगर आपको कुछ भी चाहिए, मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है। कंटेंट आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपको अब ये तो मनुष्य की नजरें हैं भाई, वो जो माता रानी का श्रृंगार भी देखती हैं और मल्लिका शेरावत का डांस भी देखती हैं। ये तो जीव है जो चरना मंत्र भी लेती है और आप मध्यवसन भी करती है। तो ये तो इंसान का नेचर होता है। मैं ये मानती हूँ कि जिन्हें भटकावन में जाना है, जिन्हें एक दिशाहीनता की तरफ जाना है, जिन्हें अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करना है, वो तो ये बच्चे करेंगे। लेकिन जिनको दिशा है, जिनके आगे एक उद्देश्य है कि हमें ये करना ही करना है, तो वो बच्चे भटकावन की तरफ जाने से जी। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा इस विषय में चर्चा चलेगी मैडम से कि युवाओं के लिए हमें कैसे कार्य करना चाहिए और उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो। Geo9 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है।
दर्शकों के लिए जियो9 न्यूज लेकर आ रहा है कहानियां जो दिल को छू जाए, कहानियां जो आपके जीवन के बहुत करीब हों और कहानियां जो आपको अपनी सी लगे। ऐसी ही कहानियों की एक श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखिए, सुनिए और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जियो9 न्यूज आपका अपना ही चैनल। नमस्कार। तो मैडम, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और इस चर्चा को, इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यक है। आर्थिक सहयोग, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अकेला कर सकता हूं, या तो धनाढ्य हो, बहुत पैसा हो उसके पास, तब तो संभव है। लेकिन मध्यम श्रेणी परिवार से कोई व्यक्ति, कोई महिला यदि कोई सामाजिक कार्य करती है तो अर्थव्यवस्था आप कहां से व्यवस्थित करती है? देखिए, आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल किया और आपने जैसा कि ये वाली बात बोली कि कोई भी कार्य करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, तो मैं नो डाउट, और हालांकि कहते हैं कि इस बात पे थोड़ा संकोच करना चाहिए, लेकिन मैं संकोच नहीं करूंगी। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि सेवा एक कार्य ऐसा रहा है कि आप स्वयं अपनी तरफ से होती है। अगर मैं लोगों से लेना चालू कर दूं कि वैसे तो मैंने अभी तक किसी से नहीं कहा कि मेरा कोई सहयोग कीजिए, और सच बोलूं तो मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, मेरे को अभी तक सहयोग ही नहीं मिला कहीं से। अच्छा। जो है जैसा है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे मैंने सेमिनार्स करवाने का आयोजन नहीं किया। अगर आप देखें, युवाओं के भी ऊपर मैं काउंसलिंग का काम करती हूँ, तो विद्यालय में जाती हूँ, तो विद्यालय नो डाउट माइक वगैरह का व्हाटएवर जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो विद्यालय अपने बच्चों की काउंसलिंग कराने के लिए हमें स्वयं की व्यवस्था देते हैं। उसके ऊपर का देखिए सर, अगर सेवा का क्षेत्र चुना हुआ है और अगर करूंगी तो थोड़ा बहुत अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, और शुरुआत घर से ही हो जाती है। घर से ही है, और मैं अच्छे कार्यों में तो देखिए घर से ही करना चाहिए। और मैं आपको सही बात बताऊं, कहीं वो एक कहावत है ना, एकला चला रे, मैं अकेला चला था और सब। तो इससे क्या होता है ना, शर्मिंदगी वाले एहसास नहीं होता कि हर वक्त के सामने आप खड़े हो जाए कि मेरी संस्था को सहयोग कीजिए, मेरी संस्था को। अगर आपको मालूम है कि ये बंदी काम कर रही है, स्वेच्छा से लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। अन्यथा मैं अभी तक किसी से सपोर्ट नहीं मैंने लिया है। अच्छा, अभी तक जो आपने सामाजिक कार्य किए हैं और युवाओं के जो भटकाव है जीवन में, उसमें आपने कितना परिवर्तन पाया? आपकी बातों से, आपके जो ज्ञानार्जन आप कर रही हैं उनके लिए, आप जो संदेश दे रही हैं उनको, तो क्या परिवर्तन कुछ आ रहा है? सर, ये भी एक बहुत शानदार प्रश्न किया आपने। इससे मेरी आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि एक्चुअल में ये जवाब मैं नहीं दे सकती थी। ये जो काउंसलर्स में लेके जाते हैं ना, जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जो बच्चों को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अपने बातों से, अपने वक्तव्यों से, या उनके अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको शांत करते हैं, उनकी जिज्ञासा को। वास्तविकता में ये जवाब वो लोग दे सकते थे। मैं ये प्रश्न मैंने इसलिए किया है, कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसका रिजल्ट चाहता है, वो रिजल्ट देखना चाहता है कि भाई मैंने जो काम किया है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसे इनकम हो रही है, नहीं हो रही है, कितना इनकम बढ़ रही है, उसे कैसे प्रमोट करना है अपने बिजनेस को। तो हम सोशल वर्क कर रहे हैं। बोलिए। जब बच्चे सवाल करते हैं ना, पहले तो एक झिझक होती है सवाल करने की, उसके बाद बच्चे मन के अंदर की जो व्यथाएं, मैं पहले जब मासिक धर्म में काम करती थी तो मुझे लगता था कि बस मैं जाऊंगी और बच्चों को समझा दूंगी, खान पान ये रखना है लड़कियों को, और रहन सहन ये रखना है, साफ सफाई ये रखनी है, ये रखना है। लेकिन जब मैं क्षेत्र में कूदी, गांव गांव बस्ती बस्ती गई, तब मुझे पता चला इतनी अज्ञानता है इस चीज को लेकर। बहुत वर्क करने की जरूरत है। यही चीज युवाओं के ऊपर मुझे मिली। मेरा टास्क तो आ गया कि मैं बस्ती बस्ती गाँव इसके सेमिनार्स, इसके कैंप्स में काउंसलिंग करवाऊं, लेकिन अभी मैं स्कूल टू स्कूल जाकर काउंसलिंग का काम करवा रही हूँ। बच्चे पहले एक सवाल करते, मुझे तो लगता था कि, मुझे क्या लगता था, 90% आपको भी लगता होगा, हम इसी समाज में रह रहे हैं, कि बच्चों के मन में इतना भटकाव है ही नहीं। बच्चे नेट चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अच्छी आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देन माँ बाप आज के इतने बड़े मैच्योर्ड हो गए, 2-2, 3-3 बच्चों से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग घर में है। लेकिन उनके अंदर कितनी जिज्ञासा है, कितनी कुंठा है, कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना उनके अंदर एक कौतूहल है, ये तभी समझ सकते हैं जब आप उनके साथ बैठे। बच्चे पुराणों से मैं अभी एक स्कूल में शाकंभरी देवी इंटर कॉलेज में इंटरव्यू था, मेरे साथ माननीय आदरणीय श्रीमती लीना सिंह बहन जी और श्री गौरव धवन जी थे। ऐसे ऐसे सवाल बच्चों ने किए, बल्कि और भी कई सारे
हैं। मैं अभी थोड़ा सा एकदम मंजू गुप्ता जी भी थी, डॉक्टर मंजू गुप्ता जी भी काउंसलिंग कर चुकी हैं, डेंटिस्ट महेश्वरी जी भी कर चुकी हैं, आपके ये एडवोकेट नम्रता मिश्रा जी भी कर चुकी हैं, कॉयल विभाग के सक्सेना जी, तो बहुत सारे यहाँ मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पाऊंगी कि कितने लोग काउंसलिंग कर चुके हैं। वो लोग बड़ी प्रसन्नता होते हैं, इनफैक्ट मुझे बोल के गए मैडम जब भी आपको जरूरत हो तभी हमें बताइएगा, हम इन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, इनको जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि बच्चों के मन में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो माता पिता से नहीं कह पाते, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो। तो क्या कभी आपने जैसे काउंसलिंग जब आप कर रही हैं तो उस समय ऐसे सवाल कुछ निकल के आए लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके सामने आए हो? सर मैं आपको बताती हूँ, तो आलम ये है कि जैसे पता चलता है कि मैडम आ रही हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो बच्चे नंबर लेने का प्रयास करते हैं और लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं लेटर लेके जाते हैं। अब मैं वो तो ओपनली टीवी पे बोलने वाली की बातें नहीं है कि समाज में हमें यही काम करना है। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों के कि मुझे लगता है कि अभी एक बहुत बड़ा दायरा है समाज में जिसको हम कवर नहीं करता। एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता जिसे है, हम स्कूल है ठीक है, स्कूल शिक्षा दे रहा है, को-करिकुलर एक्टिविटीज करा रहा है, क्योंकि अब स्कूल भी एक प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं, बहुत कुछ। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रूल है कि हर स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, एक काउंसलर हर स्कूल में होना चाहिए। लेकिन स्कूल वाले काउंसलर रखने में कहीं ना कहीं उनको आपत्ति होती है, असुविधा होती है, ये क्या? देखिए सर, इस चीज को तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि खुद मैं इसी क्षेत्र से रही हूँ, और अब बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि 40 बच्चों से ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देखिए 70 बच्चे हैं कि क्लास में, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे पाऊंगी कि वो लोग क्यों नहीं रखते हैं। जाहिर सी बात है कि सब अपना इकोनॉमी, क्योंकि मैंने देखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडेड स्कूल्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय है, यहाँ काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं। आगरा के कई प्रतिष्ठित स्कूल हैं, लेकिन जो बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलिएटेड है, आईसीएसई से एफिलिएटेड है, वो काउंसलर अपने रखने में उनको परेशानी क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि मैंने जहाँ देखा है वहाँ मुझे कोई काउंसलर नजर नहीं आया। ये मैंने स्कूल की कमियां देखी हैं जो मैं आपके सामने आज बता रहा हूँ। क्योंकि वो चर्चा आपने जो की है स्कूल में बच्चों की समस्याओं की, तो हर स्कूल में समस्या होती है बच्चों के साथ। अब वो किससे कहे, टीचर से नहीं कहते बच्चे, क्योंकि दे आर नॉट काउंसलर। आप गेस्ट है और आप इस पे वर्क कर रही, मैं इस पे वर्क नहीं कर रहा। तो ये सवाल तो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसका उत्तर तो चलिए हम इस सवाल को स्कूल मैनेजमेंट के लिए छोड़ते हैं। वो हमारी बात पे गौर करें, हमारा सवाल कहाँ तक उचित है और उसके बारे में वो सोचें, उसको क्रियान्वयन करें और बच्चों की समस्याओं पर निदान होना चाहिए। भाई हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। तो मैडम, बड़ी प्रसन्नता हुई आज आपसे बैठ करके, और आपके बारे में जानकारी जो हमें मिली वो हम चाहते हैं कि समाज में जाए, पेरेंट्स भी देखें, बच्चे भी देखें, और मैं कहता हूँ जो महिलाएं हैं जो सामाजिक कार्य करना चाहती हैं वो आगे आए। देखिए परिवर्तन तभी आएगा समाज में जब महिलाएं स्वतः ही सामने आएंगी। तो बस हमारा तो ये कहना है कि भाई कोई भी सामाजिक कार्य है, महिलाओं को आगे आना चाहिए, पुरुषों को उन्हें समर्थन देना चाहिए। आज भी समाज में मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां महिलाओं को दबा के रखा जाता है कि घर से बाहर क्या करोगी निकल के, समय बहुत खराब है और कैसे करूँ, क्या करोगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग से निकालने चाहिए, पुरुषों को भी निकालने चाहिए। आप उन्हें समर्थन दीजिए, वो अकेले नहीं जा सकती हैं, आप साथ जाएं, उनको सपोर्ट करें। बस यही उद्देश्य आज का जो हमारा आपसे भेंट करने का उद्देश्य था वो यही था कि आप सामाजिक कार्य कर रही हैं तो समाज में ये एक संदेश जाए कि भाई महिलाओं को भी आगे आना चाहिए और समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम आपका, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को और इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।